कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक साथ ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Grab your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बाकी लोग अभी तक आए नहीं हैं, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ जब तक सभी लोग ऐड होंगे। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? हेलो, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप सभी को? जी मैम। ठीक है, आज हमने जो भी चीज कल पढ़ी थी, एक बार जिनको हिंदी में समझ में नहीं आया, हम हिंदी में उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हमने जो पढ़ा उसको हिंदी में ही पढ़ेंगे। फिर आप लोगों का कुछ चीजें बचेंगी, दैट इज हाइपोथेसिस एरर, जो सबसे थोड़ा टफ है। और आप ये जो इसके बाद जो चीजें आएंगी वो थोड़ा स्टैट्स के लिए है, तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगी एक दो टॉपिक। फिर हमारा एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड रिसर्च प्रोसेस है, वो बहुत सिंपल है, वो हम अपने तरीके से देख लेंगे क्या क्या कैसा होता है। तो ये तो लास्ट के 3 पेज बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा। बाकी आपको जो थोड़ा टफ पड़ेगा दैट विल बी हाइपोथेसिस एरर। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कल। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया था उसी को ही मैं आपको हिंदी में बताऊंगी क्या होता है। हमने कल सैंपल के बारे में पढ़ा था। पहले तो मुझे आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया सैंपल के बारे में? आप लोगों को क्या समझ में आया सैंपल से, बताइए, बताओ भाई, क्या समझे सैंपल से? कुछ नहीं समझ में आया? सैंपल होता क्या है पता है? नीरज बताइए। फिर उसका लंच का आप मैम बताइए। जैसे कि टोटल पॉपुलेशन से हमने कुछ लोगों को लिया जो कि मतलब किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है मैम, वेरी गुड, ठीक है, तो सैम्पलिंग बोलेंगे। वेरी गुड। चलिए अंतिम बालाजी बताइए, सैम्पलिंग के को सैम्पलिंग क्या होती है? सैंपल तो इन्हें बता दिया, सैम्पलिंग क्या होती है आप बताइए, अंतिम बालाजी। मैम नहीं किया मैंने कल ज्वाइन। अच्छा, अनिमेश बताओ। मैंने कल ज्वाइन नहीं की थी क्लास। क्या? जिनसे पूछ रहे हो बताएंगे। अनिमेश बताओ। ये किसी जनसंख्या या इकाइयों से दीदी हमको डाटा इकट्ठा करने का एक तरीका है। ये एक प्रक्रिया होती है, डेटा मतलब उसके प्रतिनिधित्व चुनने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताएंगे निवेदिता ठाकर कि सैम्पलिंग को या जो सैम्पलिंग प्रोसेस होती है उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? मैम दो, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब मुझे बताएंगे नीरज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से टाइप हमने पढ़े थे? कोई दो बताइए। मैम 3 टाइप होते हाँ हैं, बताओ, सारे बता दो जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, हाँ, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम क्लस्टर सैम्पलिंग तो होता सैंपलिंग। ही है, एक स्ट्रेटिफाइड होता है। नेक्स्ट क्लस्टर सैंपलिंग समूह या आदर्श। वेरी गुड। नेक्स्ट एक और मैंने ऐड करवाया था आपको, सिस्टमैटिक। ठीक है, सिस्टमैटिक भी इसके अंतर्गत आता है, जो कि क्रमबद्ध जिसको हम बोलते हैं सिंपल में। टीकम चंद के नाम से आई थिंक कौशल्या है। कौशल्या आप ही हो? हेलो, टीकम चंद जी, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है आवाज? ठीक है, चलिए
आज हम आगे पढ़ेंगे, पर जो भी इनकी आईडी से प्लीज अनम्यूट करके आंसर दे देंगे, ठीक है? आंसर देना बहुत जरूरी है। अब हम आज पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो चीजें हमने कल पढ़ी थी उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है? तो हमने कल सैम्पलिंग पढ़ी थी, ठीक है? ये जो पीडीएफ है वो इतनी क्लियर नहीं है, तो मैं जो जो चीजें सिंपल सिंपल है वो बताती हूँ। इसकी डेफिनेशन बताया गया, एक न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब जो भी हमारा सैंपल होता है, जैसा कि नाम स्पष्ट है, संपूर्ण समूह का एक निम्नतम प्रतिनिधित्व होता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ। मान लो आपको एक शादी का कार्ड आया है और उसमें लिखा है सपरिवार आना, तो क्या हमारा पूरा परिवार जाता है शादी में? बताइए। नहीं। हमारे नहीं। घर से कौन जाते हैं? हमारे पापा जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मम्मी चली जाएगी, पापा मम्मी घर में नहीं है तो हमारा भाई चले जाएगा। तो हमारे अगर बहुत अच्छे लोग हैं रिश्तेदार तो सारा परिवार जाता है, लेकिन दूर का है तो हमारे घर में मान लो 14 मेंबर हैं, इन 14 मेंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे घर से एक व्यक्ति गया, तो वो जो सबसे एक व्यक्ति जो प्रतिनिधित्व है वो उस जनसंख्या को बताता है कि मैं अपने परिवार के बदले आ गया हूँ। तो हम पूरी जनसंख्या को अपने स्टडी में नहीं ले सकते, इसलिए हम उनको प्रतिनिधित्व करने वाले एक लोग को लेते हैं। मान लो मुझे टीचर्स पे करना है कि कौन सा टीचर अच्छा है, तो हम हर डिपार्टमेंट के सारे टीचर्स को नहीं बुलाएंगे, एक एक टीचर को बुलाएंगे वहां की एक्टिविटी जानने के लिए, ठीक है? तो वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें जो होता है हमारा समष्टि से व्यष्टि को लेना, समष्टि मतलब पूरा पॉपुलेशन, उससे व्यष्टि मतलब एक इंडिविजुअल को छाटना एक एक करके, ठीक है? देखो, शोध के अनुसार इकाई मनुष्य, घर कोई भी हो सकता है, फैक्ट्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि मुझे किसी कंपनी का करना है तो मैं एक कंपनी को लूंगी, या किसी घर के करना है तो मैं किसी एक घर के लूंगी, ठीक है? यह समष्टि की गणना की जा सके, यदि समष्टि की गणना की जा सके और इकाइयों को सूचीबद्ध भी किया जा सके तो उसको हम सीमित समष्टि बोलते हैं। मतलब कि हम जब पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हैं और उससे हम जो सैंपल लिए हैं उनको हम सूचीबद्ध तरीके से लगा सकते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सीमित समष्टि, क्योंकि वो काउंटेबल है। मान लो 500 लोग हैं, हम उनको काउंट कर पाएंगे, लेकिन लाखों लोग हैं उनको काउंट करना तो मुश्किल होता है। लेकिन यदि संख्या बहुत ज्यादा है या जिनकी गणना नहीं की जा सकती उसको हम असीमित समष्टि या इन्फिनिट पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है? अब हमारा क्या काम होता है, जो रिसर्चर होता है उसका एक ही काम होता है कि उस समष्टि से वो डेटा प्राप्त करे कैसे भी, ठीक है? तो वो दो प्रकार से किया जाता है, उसके लिए अलग अलग मेथड लगाए जाते हैं, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से, देखो एक सेकंड। अब देखो, जो भी हम चीज मेथड लगाते हैं उसको कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो समष्टि के बारे में जो भी आंकड़ा या सांख्यिकी पहले से ही उपलब्ध होती है या फिर हम जिसकी कल्पना करते हैं उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि एक शहर में इतने लोग होंगे क्योंकि पिछले चुनाव में मैंने गिनती की थी। तो जब हम किसी भी पॉपुलेशन के बारे में पहले से जानकारी न्यूमेरिकली पता होती तो उसको हम पॉपुलेशन पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है? अब इस सैंपलिंग की आवश्यकता क्यों होती है? न्यायदर्श चयन, वो न्यायदर्श था, अब ये आवश्यकता बात करें इसकी। क्यों? रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रिसर्च, अनुसंधान व्यय में कमी। न्यायदर्श का उपयोग सर्वेक्षणों में मतलब सर्वे में ज्यादा किया जाता है, जहां पर हमारे पास समय और धन और व्यक्ति ये सारे कम होते हैं, क्योंकि हम पूरी जनसंख्या को नहीं ले सकते, इसलिए हमें कम लोगों पे काम करने के लिए इसको जरूरत पड़ती है। दूसरा, दक्षता में वृद्धि, परिणाम या उनको प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय के अनुपात को दक्षता बोलते हैं। हम जो भी चीज कर रहे हैं उसमें हम जो भी पैसा लगाते हैं उसको हम दक्षता बोलते हैं, ठीक है? तो हमारे पास कम समय में कम पैसों में ज्यादा रिजल्ट मिले, इसलिए भी हम सैंपलिंग करते हैं और हमारे रिजल्ट में एक्यूरेसी हो, कि मैं अगर सैंपलिंग मेथड का यूज कर रही हूँ तो मैं एक्यूरेट सैंपल को, सीमित साधनों में वो चीजें नहीं हो सकती, लेकिन मैं ज्यादा लोगों को लाके करूंगी, अलग अलग जगह पर जाऊंगी तो वो चीजें हो सकती हैं, ठीक है? अब इसके लिए मेथड जो यूज होता है उसको हम प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता और असंभाव्यता न्यायादर्श बोलते हैं। संभाव्यता न्यायादर्श क्या होता है? जब संख्या के किसी भी इकाई को न्यायादर्श में सम्मिलित करने के लिए
उसका चयन संयोग पर निर्भर हो। तो इस चयन विधि को संभाव्यता मतलब कि संयोगवश बहुत सारे लोग हमारे बिना नोन के ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के कलेक्ट होने के जिसमें चांसेस होते हैं या पार्टिसिपेट होने के चांसेस होते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। जहां पर लोग रैंडमली ज्यादा से ज्यादा हमारे रिसर्च में यूज हो उसको हम संभाव्यता बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें 3 प्रकार का है लेकिन मैंने आपको 4 प्रकार बताया है। ठीक है, एक होता है सरल यादृच्छिक जिसको हम सिंपल रैंडम बोलते हैं, दूसरा होता है स्त्रीकृत यादृच्छिक जिसको हम स्ट्रेटिफाइड। स्त्रीकृत क्यों होते हैं? एक एक करके पहले स्तर में हम उसको बांटते हैं, पहले एक ग्रुप होता है फिर उसको सब ग्रुप में बनाते हैं फिर से एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, क्लस्टर में कहता है समूह होता है हमारे पास, इसमें स्तर नहीं होता, उसमें स्तर होता है। ठीक है, अब क्या कर जैसे आप देखो हमारे पास इंटर योगा कंपटीशन होते हैं। ठीक है, तो इंटर योगा कंपटीशन में हर स्टेट से पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास मेल फीमेल होते हैं। ठीक है, हर स्टेट में हर जिलों में पहले कंपटीशन होते हैं और उनसे भी पहले पहले स्कूल में कंपटीशन होते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें इंटरनेशनल जाने के लिए पहले एकदम स्टार्टिंग में 2 लोगों के बीच कंपटीशन करना पड़ेगा। मेल और फीमेल में देखेंगे, मेल में हमारे पास 6 आ गए, फीमेल में 6 आ गए, ऐसे करके हमारे जिले में से 6 करके 10 जिलों से 60 लोग आ गए। अब उन 60 में से भी हमें 6 का चयन करना है, फिर उन 60 के बीच में होगा तो हमें 6 मिल गए, फिर उस जिले में 60 में फिर वो स्टेट में जाएंगे फिर 6 करके फिर 60 हो गए, उन 60 का फिर से 6 लोगों से होगा। तो आगे चल के हमारे पास लास्ट में एक स्टेट को एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अगर डिफरेंट स्टेट है तो हर डिफरेंट स्टेट से एक मेल एक फीमेल आते हैं रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, या हम ग्रुप ले जाते हैं तो ग्रुप भी रिप्रेजेंट करता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड, कि हम पहले तो क्या करते हैं अपना अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं लेकिन लास्ट में जाके मेल हो फीमेल हो सब लोग मिक्स हो जाते हैं वहां पर ओवरऑल होता है। ठीक है, सरल यादृच्छिक मतलब होता है इस प्रक्रिया में जनसंख्या की इकाइयां क्रमांकित कर ली जाती है। इस प्रकार से प्रत्येक इकाई का एक क्रम होता है। देखो इसमें क्या बताया गया, सिंपल रैंडम सैंपलिंग को किसके जैसे बताया गया, स्ट्रैटिफाइड के जैसे बताया गया है इसमें, लेकिन आप याद रख सॉरी उसके जैसे सिस्टमैटिक जैसे बताया गया है, क्योंकि हमने बोला था ना जब हम सिस्टमैटिक पढ़े थे कि पहले वाले को लेंगे फिर चौथे वाले को लेंगे फिर हम 7वें वाले को लेंगे, तो हमने 2-2 को गैप किया था। तो हिंदी बुक में अब जिनके पास हो गई होगी नहीं, तो देखो अगर हम सरल यादृच्छिक सैंपलिंग की बात करें तो हम किसी को भी उठा लेते हैं, उसमें क्रम नहीं होता, लेकिन सिस्टमैटिक में एक क्रम फॉलो होता है। तो ये वर्ड आप याद रखना, जब एक क्रमांक को फॉलो करती, अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों है, ठीक है, जैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग भी है और आपके पास सिस्टमैटिक भी है, तो और आपको बोला गया ऐसा सैंपलिंग बताओ जिसमें इकाई एक क्रमांक में होती है, तो वो कौन सी होगी, तब उस टाइम पे कौन सी होगी, सिस्टमैटिक होगी। और अगर आपके पास सिस्टमैटिक ऑप्शन में नहीं दिया है, केवल सिंपल रैंडम सैंपलिंग, तो आप इसको किसको लगाओगे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग लगाओगे। समझ में आया? हेलो हेलो, आया समझ में? आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ठीक है, इकाइयों को इस प्रकार लिखना रूपरेखा तैयार करना कहलाता है, जो कि इस प्रक्रिया की सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि हम बहुत जब हम सिस्टमैटिकली करते हैं, अगर मान लो मेरे पास 500 लोग हैं और मुझे हर 5वें इंसान को उठाना है, तो मुझे उस 500 लोगों को पहले क्रम से लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं 5वें नंबर वाले को उठा लूंगी। रैंडम में क्या होता है, मुझे जो मिलता गया 500 में उठाते गए, तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। इसमें प्रत्येक इकाई के चुनने की संभावना समान होती है, क्योंकि हमें पता है हर 5वें व्यक्ति को हम उठाएंगे। एक इकाई का चुना जाना किसी दूसरी इकाई के चुने जाने की संभावना को प्रभावित नहीं करता। मान लो मैंने इस 5वें को कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि इसको वो प्रभावित करेगा, ये 5वां भी सिलेक्ट होगा। ठीक है, ये नहीं कि इसके पहले वाला सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। स्ट्रैटिफाइड मैंने आपको बता दिया है, याद रखना प्राय जब समष्टि विजातीय होती है, विजातीय मतलब हेट्रोजीनियस होती है, पहले ये हेट्रोजीनियस होती है हमारी, मतलब कि मैं एक कंपनी में गई, उस एक कंपनी में मेल भी है फीमेल भी है सब कुछ है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं और हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो प्रतिनिधित्व हो वो सामान्य रूप से पर्याप्त रूप से हो। तो हमने क्या किया, जब मैंने आप लोगों को कल एग्जाम्पल बताया था कि 1000 एम्प्लॉयज हैं, हमने देखा पहले 1000 एम्प्लॉयज में मेल भी है और फीमेल भी है, तो
तो पहले तो ये विजातीय है। अब मैंने इनको पहले सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया, मेल अलग फीमेल अलग, तो अब ये कैसे हो गए, समजातीय हो गए, एक जैसे हो गए, ठीक है। फिर अब मैंने इनका भी आधा आधा ले लिया पार्ट, तो मुझे कैसे मिल गए, एक जैसा ग्रुप मिल गया जिसमें 80 फीमेल थी और 20 मेल थे, ठीक है। ये इस बात पर ध्यान रखे किया जाता है कि न्यायाधीश को जनसंख्या का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से करना चाहिए, मतलब उसको सही। इसके लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीश का मानक विचलन या इकाइयों की जनसंख्या में समवादी स्तर में विभाजित कर ले। जैसे मैंने आपको बताया था पहले सब मेल फीमेल मिक्स थे, लेकिन फिर हमने क्या किया, उनको मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया। इसका एग्जाम्पल बताया गया, देखो यदि किसी विद्यालय में शहर और गांव के छात्रों का, मतलब देखना है कि अनुपात कितना है, कि एक विद्यालय है मान लो, उसमें शहर के लोग कितने हैं और गांव के लोग कितने हैं। पहले तो हम देखेंगे कि पूरे एक विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैंने 1000 बच्चों को 2 भाग में विभाजित कर दिया कि जो शहर वाले होंगे वो अलग होंगे और जो गांव वाले होंगे अलग होंगे। तो मैंने क्या किया, स्तर में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं स्तरीकृत और वर्गीकृत, क्योंकि हमें इसको डिवीजन में करना ही पड़ता है उसको अलग अलग करने के लिए। तो हमने क्या किया, देखा कि शहर के 40% थे, 60% गांव के थे, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि हमारा जो अनुपात है वो 40 और 60 का है, ठीक है। इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हम प्रशासनिक रूप से कोई काम करते हैं, ठीक है। इसको हम रेंज ऑफ वेरिएबल, इसमें न्यायाधीश की इकाइयों का रेंज ऑफ वेरिएबल कम होता है और मानक त्रुटि, मतलब इसमें जो त्रुटि, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये लास्ट 3 लाइन आप बस ऊपर समझ जाइए कि ये होता क्या, बाकी नीचे की थोड़ा स्टैट्स वाली आप नहीं भी समझोगे तो चलेगा, ठीक है। नॉर्म्स, एरर, वो सारा एरर्स है, एरर्स का आपका भी नहीं पढ़ना है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, अगर न्यायाधीश का क्षेत्रफल बहुत अधिक है जिसको प्रशासनिक निगरानी और व्यय की दृष्टि से अधिक अनुपयोगी हो तो समूह न्यायाधीश बोलते हैं। जैसे मान लो हमने देखा बहुत सारा ग्रुप है हमारे पास, कम से कम 25,000 लोग हैं। अब मैंने क्या किया, 25,000 लोगों को ऊपर मैं एक साथ काम नहीं कर सकती, तो मैंने 5,000 करके 5 ग्रुप में बांट दिया, ऐसे ही बांट दिया, ठीक है, 5 ग्रुप में। फिर उसके बाद मैंने बस ये नहीं देखा कौन मेल है कौन फीमेल है, पहले 5,000 लोग एक ग्रुप में, दूसरे 5,000 एक ग्रुप में, तीसरे 5,000 एक ग्रुप में। मैंने यहाँ पर उनको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग नहीं बांटा है, ठीक है। ये याद रखना, स्त्री वाले में हम जब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड में, तो हम कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इक्वल करते हैं, क्योंकि हमें उसमें उनका रेशियो देखना पड़ता है, रेंज देखनी पड़ती है। इसमें हमने क्या किया, पहले जो 5,000 होंगे उनको 5,000 अलग किया, फिर 5, फिर 5, फिर उन 5,000 में से भी हमने 500 लिए, फिर उन 500 में से भी 50 लोग लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों से, आप देखो मैं देखती हूँ कि मेरे पूरे राष्ट्र में कितने लोग 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं पूरा एक राष्ट्र लूंगी, ठीक है। मतलब कि हमारे राष्ट्र में जितने भी प्रांत आते हैं हमारे, मतलब जितने स्टेट आते हैं, 28 स्टेट है, ठीक है। 28 स्टेट्स हो गए हमारे, हर स्टेट में हमारे पास 500 बच्चे पढ़ते हैं। हमने देखा भाई 500 बच्चे हैं जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, और बाकी जो शहरी क्षेत्र का नहीं देख रहे, केवल ग्रामीण का देख रहे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उन स्टेट को फिर हमने जिलों में विभाजित किया, फिर जिलों से हम ब्लॉक और गांव में गए। तब हम इसका उपयोग कब करते हैं, जब हम छोटा छोटा करके उपयोग करते हैं किसी भी चीजों को। तो हमने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण भारत में 10वीं कक्षा में छात्रों का सर्वेक्षण करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राज्यों का चयन करेंगे कि मुझे किस किस राज्य का देखना है, फिर उस राज्य में भी जिलों का, फिर उसमें भी गांव का चयन करेंगे। लेकिन जिन विद्यालय का चयन करेंगे हो सकता है वहां पूरी कक्षा के लिए न्यायाधीश में ध्यान में रखेंगे, मतलब कि हमें देखना है कि सारे बच्चे सही तरीके से सिलेक्ट हो जाए। समझ में आया क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड भाई? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करिए, मुझे थोड़ा सा चैन मिल जाए। आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजें दिमाग में जा रही है नहीं जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है। ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहती कि ऐसा लगे कि मैं केवल बोल रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नेट क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है भाई? करना है, पहले ये बताओ। जेआरएफ निकालना है? एनिमेस केवल हाथ उठाते हैं, आंसर कभी नहीं देते, ठीक है। और बताइए, करना है? बाकी लोगों को करना ही नहीं है, ये भी नहीं बोल रहे कि करना है। खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, जब खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कैसे करोगे?
अभी भी बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ तो खाना खा रहे होंगे, कुछ घूम फिर रहे होंगे, इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी एक प्रचलित पद्धति है। इसमें शोधकर्ता अपने विवेक की इकाइयों का चयन करता है। अब मान लो एक शोधकर्ता है, वो उसको नॉलेज नहीं है बाकी चीजों का, वो नहीं जानता कि गांव के लोग उससे कैसा रेट करेंगे, उसको जो लगता है उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो चयन करता है। तो न्यायाधीश को प्रतिनिधि या पर्याप्त बनने के लिए कुछ नियमों या पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है। उसको जहाँ का पता होगा वो वहीं से जाके लेगा सैंपल। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आता है। पहला आता है आपका कन्वीनियंट, जिसको हम सुविधा न्यायाधीश या स्वीकार्य न्यायाधीश भी बोलते हैं। शोधकर्ता अपनी सुविधा के अनुसार जनसंख्या का वह भाग न्यायाधीश के रूप में चयन करता है जिनसे जानकारी लेना सबसे आसान हो। मान लो मुझे फीमेल्स के बारे में पता करना है कि भाई आपको कितना आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब गांव में जब हम जाते हैं तो गांव की लेडीज हमें नहीं बताती ज्यादा, उनके लिए नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पर वर्किंग वुमेन्स हो, क्योंकि वो हमें बता देंगी क्या कैसा है। तो मैं अपने सुविधा के अनुसार जहां से जानकारी लेना मुझे आसान होता है तब मैं लेती हूँ। लेकिन यह विधि कैसी होती है? पक्षपात की दृष्टि से होती है और त्रुटि से रहित नहीं है। इसमें एरर होने के चांसेस है, क्योंकि मान लो मैं गई एक शहर में और मुझे पता करना है कि भाई इस शहर में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम कितने लोगों को ज्यादा होती है, मेंस्ट्रुअल पेन होता है, जो भी हाई लेवल। तो मैं शहर के उन्हीं जनता को ले रही हूँ जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे उनसे मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? पक्षपात होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा होता है पर्पसिव, जिसको हम स्वउद्देश्य न्यायाधीश भी बोलते हैं। कुछ शोधकार न्यायाधीश के प्रतिनिधित्व नहीं चाहते, उसमें अपने विशेष उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य न्यायाधीश चाहिए। मतलब कुछ ऐसी रिसर्चेस होती हैं जहां पर हमें सारे लोग लेने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हीं लोग को लेते हैं जिनकी हमारी रिसर्च में आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको बताया बीमारी, अब डायबिटीज सबको तो होगी नहीं, जिनको हम उन्हीं को लूंगी ना, तो मैं उन्हीं लोगों से संपर्क करूंगी। इनकी मुख्य विशेषता ये है कि शोधकर्ता विशिष्ट समूह को लेता है और उसका ही अध्ययन करता है और उसका उन पर नियंत्रण रहता है। और ये क्या करता है? ग्रुप्स में भली भांति क्या कर सकता है? कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है कि डायबिटीज वालों को और बिना डायबिटीज वालों को क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। ठीक है, अब आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है? इस विधि में शोधकर्ता कई वर्गों में एक निश्चित संख्या के प्रतिवादी से जानकारी प्राप्त करता है। जैसे मैंने बताया, इसमें फिक्स होता है कितने लोग यहीं पर रहेंगे। इसका ध्यान रखा जाता है कि जिस प्रतिदर्श का चयन किया जाता है उस तक पहुंचना सरल हो। मतलब इसमें भी वही देखा जाता है कि मान लो कोटा सैंपलिंग में हम देखते हैं कि यहाँ कोटा से मतलब ये समझना कि निश्चित लोग वहां पर होंगे ही होंगे और उन तक पहुंचना हमारे लिए सरल हो। दो चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल मतलब क्या होता है? यह भी सुविधा न्यायाधीश जैसा ही है, पर इसमें प्रतिवादी एक ही जगह से मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है? कन्वीनियंट पे भी हम जाते हैं। एक्सीडेंटल मतलब मैं कहीं गई और मुझे एक मिल गया डायबिटीज वाला और अचानक से एक और मिल गया। ठीक है, तो मान लो एक शोधकर्ता का प्रदत्त आकार 100 साधारण व्यक्ति है। मान लो एक जो रिसर्चर है वो चाहता है कि वो 100 लोगों से अपना डेटा कलेक्ट करे, तो वो वह कहीं पर जाता है तो ऐसी जगह पर जाता है जहां पर वो 100 व्यक्ति एक साथ उसको मिल जाए। उसको हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग बोलते हैं। तो वह किसी मॉल या पार्क के बाहर जाता है, जो भी 100 व्यक्ति मिले उनसे वो जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो ये एक्सीडेंटल होती है। मुझे डेटा कलेक्ट करना है, अब मैं गई एक स्कूल में, वहां पर लेने गई, मैं एक देखी और मुझे सब मिल गया 100 के 100, तो मैंने वहां से ये होती है एक्सीडेंटल। ठीक है, स्नोबॉल मैंने बताया था, इसमें प्रारंभिक जानकारी कुछ व्यक्तियों से प्राप्त की जाती है। स्टार्टिंग में मुझे पता है मान लो कि 3 लोगों को माइग्रेन है। अब जब मैं उनसे बात करने लगी तो मुझे पता चला उनसे रिलेटेड 3 और लोगों को माइग्रेन है। फिर वो 3 लोगों से बात की, पता चला उनसे रिलेटेड 10 लोग और को माइग्रेन है। तो स्टार्टिंग में हम कुछ व्यक्तियों से जानकारी लेते हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्या करते हैं? कुछ और व्यक्तियों का नाम सुन जाएंगे जिनके हमको जानकारी मिल जाती है, और ये प्रक्रिया चलती जाती है जब तक हमको हमारे जितने चाहिए उतने प्रतिदर्श मिल ना जाए। इसको बोलते हैं हम स्नोबॉल। समझ में आया भाई? हेलो, जी मैम। अब आता है सैंपल डिजाइन कैसे सिलेक्ट करें। तो सैंपल डिजाइन सिलेक्ट करने के लिए हमें 3 चीजें जरूरी है। पहला होता है सैंपल इटसेल्फ, जिस न्यायाधीश का हम सर्वेक्षण करना चाहते हैं उसकी प्रकृति क्या है। जैसे मुझे फीमेल पे काम करना है तो मैं मेल को थोड़ी दूंगी,
तो ऑलरेडी मेरा क्लियर हो गया भैया कि मुझे फीमेल लेना है, तो पहले ही मेरी एक सैंपल डिजाइन क्लियर है कि मुझे भी फीमेल पे काम करना है, खत्म। अब आता है सैंपल का साइज। विपुल न्यायाधीश लघु न्यायाधीशों की तुलना में अति विश्वसनीय। विपुल मतलब जो बड़े होते हैं। अगर मैं छोटे मतलब मैं कम लोग लूँ, जैसे मान लो मैं 20 लोगों को ली कि किनको मेंस्ट्रुअल पेन है, 20 लोग शायद मुझे इतना ऑथेंटिक आइडिया नहीं दे पाए जितना 200 लोगों से मुझे मिल जाए। तो सैंपल साइज हम ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं अपनी रिसर्च को ऑथेंटिक बनाने के लिए। मैं 200 लोगों पे काम करूंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उससे भी अच्छा होता है कि जब मैं सर्वे कर लेती हूँ, जब हम सर्वे करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन इफेक्टेड है, भले मैं उस सर्वे से कुछ लोगों को लूँ, ठीक है। फिर न्यायाधीश का चयन जो सैंपलिंग होती है, इसमें हम तय किया जाता है कि न्यायाधीश का चयन कैसे किया जाएगा। क्या वो हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे, जिसका वर्णन हमने पहले ऑलरेडी कर लिया है कि होता क्या है। इसमें 4 चीजें और है जिसको हम 4Ps बोलते हैं। पहला होता है पर्पस, कि हमारा जो सैंपल है या जो भी स्टडी है उसका उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल लेते हैं। मेरा उद्देश्य, जैसे मैंने बताया कि मेरा उद्देश्य फीमेल पे काम करना है, बस तो मैंने फीमेल ले लिया। फिर समष्टि की प्रकृति क्या, मतलब पॉपुलेशन कैसी है, फीमेल है, हाँ फीमेल है भाई, ले लिया। फिर मैं कैसा प्रोसीजर यूज कर रही हूँ जिसमें समय कम लगे, मेरे पास सोर्स हो और बजट भी हो। अब मान लो मैंने ऐसी फीमेल ले ली जो मेरे से 15 किलोमीटर दूर रहती, अब मुझे रोज 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा उनको योग करवाने के लिए, तो मैं ऐसा नहीं लूंगी। ऐसा हार्मोन पे या ऐसी चीज पे काम करूंगी जो मेरे बजट पे हो, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने ज्यादा ऑथेंटिक डेटा लेने के लिए 500 सैंपल ले तो लिए लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं चाहिए। फिर पब्लिशिंग, प्रकाशन, मतलब कि हम पता चलता है कि अगर हम ज्यादा काम किए हैं और अच्छी जगह पब्लिकेशन हुआ तो पता चलता है कि हमारी जो रिसर्च है वो अच्छी है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आया क्या? हेलो, जी मैम। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, फिर हम इसके बाद डेटा कलेक्शन कल पढ़ेंगे, फिर हाइपोथेसिस वाला नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में या इसी 2-3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। चलो, क्योंकि मुझे दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ रहा है ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो मेरी सारी क्लासेस 20 दिन में कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक टॉपिक में 20 दिन में कंप्लीट कर देती हूँ, लेकिन इस बार लंबा और हमारे पास टाइम भी है इसलिए मैं लंबा ले रही हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं राइटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रपोजल। हमने सारी चीज कर ली, क्या क्या चीजें कर ली भाई, ऊपर से देख के आएंगे एक बार। हमने क्या क्या कर लिया, हम अपना पहले रिसर्च स्टेप्स देखेंगे। देखो, हमने क्या किया, हमने देखा, साहित्य अवलोकन कर लिया, उद्देश्य कर लिए, चर कर लिए, हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे अभी। मैं हाइपोथेसिस के बारे में आपको यहाँ पर इसलिए नहीं पढ़ाई हूँ क्योंकि मैं आपको इधर पर पढ़ाऊंगी, जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी ना तब पढ़ाऊंगी मैं, तो दोनों एक साथ हो जाएगा। हमने देख लिया भाई कि हमारे सैंपल कैसे होंगे, सैंपल डिजाइन क्या होगी, यहाँ तक हमने कर लिया। जब हमने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, अब हमारी बात आती है कि हम उन चीजों को रिटर्न पे लिखें। मेरे पास सारी चीज आ गई, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने अपने सैंपल ले लिए, कैसे करना है क्या करना है सब मुझे पता चल गया। अब मुझे लिखना है रिसर्च प्रपोजल या राइटिंग है रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसके लिए भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, विल डिस्कस नाउ। राइटिंग रिसर्च प्रपोजल में अनेक संस्थान ये अनिवार्य कर देते हैं कि किसी भी अनुसंधान परियोजना को स्वीकार करने से पहले उसका प्रस्ताव जरूरी है। अब देखो, जब आप पीएचडी में जाते हैं, 2 चीज याद रखना, प्रपोजल और सिनॉप्सिस में डिफरेंस होता है, ठीक है। आप जब किसी भी लेवल पर जब आप पीएचडी करने जा रहे हो, ठीक है, तो आप पहले पीएचडी करने के पहले आप पहले एक एरिया सोचते हो कि आप किस पे काम करोगे, ठीक है। आप अपना एरिया बना के जाते हो, फिर आप बनाते हो, ठीक है, फिर आप उनको प्रपोजल देते हो कि भाई देखिए मैं ऐसे ऐसे करूंगी, तब आपका सिलेक्शन होता है। जब हम दोबारा लिखते हैं, जब आपकी पीएचडी के पहले जब 6 महीने होते हैं उसके बाद जो मिलते हैं उसको हम सिनॉप्सिस बोलते हैं, ठीक है। जनरली प्रपोजल भी बोलते हैं लोग। प्रपोजल क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम फंडिंग मांग रहे हैं, किसी से कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरा ऐसा ऐसा मेरी ये नीड है, आपको फुलफिल करना है, तो आप देखते हैं। तो कहीं कहीं पर अब तो सभी जगह हो गया है कि आपको लिखना ही पड़ेगा रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, पीएचडी के लिए।
लेकिन डिजर्टेशन में ऐसा नहीं होता। डिजर्टेशन में आप डायरेक्ट अपना डिजर्टेशन बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट दे सकते हो, ठीक है, मतलब मास्टर्स में जब आप होते हो। तो इसमें क्या होता है, पहले हम रिसर्च प्रपोजल देते हैं। इसमें शोध परियोजना का मूल्यांकन करने का आधार प्राप्त होता है। इससे हमें गाइडेंस मिलता है कि हम आगे चल के कैसा कैसा करेंगे। हमें फंडिंग संबंधित औपचारिकता के लिए भी आवश्यकता होती है कि अगर मान लो मेरे पास इतना पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से फंडिंग लूंगी। मेरा मान लो जेआरएफ है तो ठीक है, नहीं है जेआरएफ जिनका, उनको तो लेना पड़ेगा ना कहीं से फंडिंग, ठीक है। फिर आता है यह 3 से 7 पृष्ठों का एक दस्तावेज, मतलब 3 से 7 पेज का ये होता है। लेकिन जब आप सिनॉप्सिस लिखते हो तो सिनॉप्सिस आपकी कम से कम 30 पेज की होती है, ठीक है। और जब थीसिस लिखते हो तो वो 300 पेज 150 पेज ऐसे होती है। डिसर्टेशन भी 50 से 100 पेज के बीच में होती है आपकी। तो ये जो आपका रिसर्च प्रपोजल होता है वो 3 से 7 पेज का होता है। उसमें सारी चीज डिफाइन होती है कि आप क्या क्या करना चाह रहे हो, जो शोधकर्ता द्वारा लिखा जाता है। यह दस्तावेज प्रस्तावित अनुसंधान कार्यक्रम का विस्तृत विवरण प्रदान करता है कि मैं आगे चल के क्या क्या करूंगी, और ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट की तरह होता है। इसमें हम चीजों को लिखते हैं और फिर उसके बाद उसकी प्रमाणीकरण लेते हैं कि जब वो अप्रूव हो जाती है तब फिर हम आगे काम कर पाते हैं। इसमें मेन क्या क्या चीजें हैं, विशिष्ट रूप से क्या क्या चीजें आवश्यकता होती है कि इस जो रिसर्च करे उसका क्या लाभ होगा, हम क्या लाभ करवाएंगे और किसको लाभ मिलेगा। अगर मैं फीमेल पे काम कर रही हूँ तो उनको क्या लाभ मिलेगा, और कौन लाभार्थी, मतलब फीमेल लाभार्थी तो है लेकिन क्या लाभ मिल सकता है मेरी रिसर्च से, बाकी रिसर्च से मेरी रिसर्च कैसे अच्छी है, ठीक है। फिर समस्या का कथन, मतलब मेरी जो भी प्रॉब्लम है, महत्व, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण और विधि के बारे में पता चलता है कि मैं आगे कैसे कैसे करूंगी चीजों को, किस प्रकार के डेटा मुझे चाहिए और मैं उनको कैसे कलेक्ट करूंगी, क्या क्या चीजें मैं उसमें लिखती हुई है बता रही हूँ आपको। पहले तो नीड ऑफ द स्टडी, कौन कौन होंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, लिटरेचर रिव्यू, मेथड, फिर डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, फिर एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, फिर हम किससे किससे सहायता लेंगे अगर सहायता जरूरत है तो, ठीक है। फिर कितने टाइम में करेंगे, क्या कितना हमारा धन खर्च होगा और कितनी आवश्यकता, सब कुछ। फिर प्रस्ताव का परिचय पत्र और उसके साथ, मतलब कि जो भी हम प्रपोजल दे रहे हैं वो हम उसका परिचय पत्र और उसकी क्रेडिबिलिटी सब कुछ उसमें बताएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, इतना आया समझ में भाई? हेलो, आ गया? ठीक है, चलिए मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि बच्चे कम आए हैं। फिर हम कल पढ़ेंगे बाकी सारा, हिंदी वाला पोर्शन कल कंप्लीट करा दूंगी पूरा, फिर इंग्लिश पे आऊंगी एक साथ, ठीक है। चलिए, तो हमारा 3-4 दिन का है, दैट विल बी कंप्लीट सून आई थिंक। और मैं चाहूंगी कि आपका राखी के पहले हो जाए। राखी तो आपकी 30 को है ना, आज की तारीख है 27 है, मतलब 2 ही दिन बचे हमारे पास। तो रक्षाबंधन दिन तो पढ़ोगे नहीं, वैसे भी पढ़ोगे क्या? हेलो, आवाज आ रही है मेरी?